पिछला लेक्चर गलती से डिसकंटिन्यू हो गया था, फिर से बोल रहे हैं। तो अभी तुम बोलोगे कि ई 80.44 कैसे आया, तुम बोलोगे 1/1.115 इक्वल की है और फिर से इक्वल तो आ रही, तो सेकेंड ईयर का डिस्काउंट फैक्टर आ गया। लेकिन ऐसा नहीं, लेकिन ऐसा कैसे आया? ऐसा इसीलिए आया, कैलकुलेटर क्या किया कि जब 1/1.115 किए इंटू मल्टीप्लाई किया 100 से, तो तुम्हारे पास 89.68 आया। और तुम्हारे जैसे 1/1.115 किए, तुम्हारा आंसर आ रहा है 0.896। ओके, जब तुम इसको फिर से इक्वल टू कर रहे हो ना, वो क्या कर रहा है, फिर से 896 को ही मल्टीप्लाई कर रहा है किससे, 1/1.115 से। यकीन नहीं है, सब करते हैं। 0.8968 इंटू 1/1.115, देखो 0.804 आ गया। एग्जैक्टली वही जो तुम्हारा सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर था, जब तुम करते थे 1/1.115 इक्वल टू। तो क्या होता है एक्चुअल में, कैलकुलेटर क्या करता है कि कैलकुलेटर क्या कर रहा है, 89.8968 को फिर से मल्टीप्लाई कर रहा है 1/115 से, तब आंसर आ रहा है ये वाला। करेक्ट, लॉजिक समझा दी। तो भाई मेरे, जो हम स्टार्ट से बोल रहे हैं कि अगर तुम सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर से 11.5 के सेकेंड ईयर के पीवी फैक्टर से अगर तुम डिस्काउंट कर रहे हो, तो तुम ये अज्यूम कर रहे हो कि तुम पहला साल में भी तुमको रिटर्न मिला होगा 11.5% से। करेक्ट, इसीलिए तो देखो, जब सेकेंड ईयर में 80.44 लिख रहे हो, इसका मतलब पहला साल तुमको 89.68 आया होगा। लेकिन जब तुम अपना कॉपी देखोगे तो पहला साल तुमको कितना आया है, 82.29। 89.68 तो नहीं आया है, 82.29 क्यों आया है? क्योंकि वो 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर से आया है। लेकिन जब सेकेंड ईयर तुम बोल रहे हो कि सेकेंड ईयर अगर डिस्काउंट करेंगे और डे जीरो उसका वैल्यू 80.44 आना चाहिए, तो हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, सॉरी, फिर से बोल रहे हैं। हाँ, अगर तुम बोल रहे हो कि सेकेंड ईयर के एंड पे जो भी कैश फ्लो आ रहा है उसका आज का वैल्यू 80.44 है, तो इसका मतलब कि जो पहला साल के एंड पे जो वैल्यू आएगा उसका जब डिस्काउंटिंग फैक्टर, उसका जो डिस्काउंट करेगा तो उसका वैल्यू 89.68 आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में आया कितना है, 82.29। करेक्ट, ऐसा क्यों आया? क्योंकि दोनों का डिस्काउंटिंग फैक्टर अलग है। करेक्ट है भाई। तो तुम ये लेके चल रहे हो कि पहला साल तुमको 12% मिलेगा, अगला साल तुमको मिल रहा है कितना परसेंट, 11.5%, तब तुम ला रहे हो 80.44। और 11.5% के हिसाब से सेकेंड ईयर का तुम जब ला रहे हो प्रेजेंट वैल्यू, तब वो 80.44 आ रहा है। तुम ये अज्यूम करो कि पहला साल भी तुमको अवेलेबल था कितना, 11.5%। लेकिन पहला साल कितना अवेलेबल था तुमको, 12%। 11.5% अवेलेबल नहीं था, तब तो तुम क्वेश्चन गलत बना रहे थे ना भाई, प्रैक्टिकल तो नहीं है। करेक्ट, अगर प्रैक्टिकल है भी तो तुम ये मान के चलो कि पहला साल में तुमको 12% डिस्काउंट मिल रहा था और अगला साल तुमको 11.5% मिल रहा है। मतलब पहला साल भी 11.5% तुम्हारे पास अवेलेबल था, लेकिन तुम 11.5% नहीं लिया, तुम 12% ले लिया। करेक्ट भाई, कोई भी इन्वेस्टर अगर पहला साल 12% मिल रहा तो अगला साल तो 13% मांगेगा ना, 11.5% क्यों मानेगा? कोई भी इन्वेस्टर जो हाईएस्ट जितना रिटर्न मिल रहा होता है वो मांगेगा। करेक्ट है ना भाई, बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो अगर पहला साल उसको 12% मिल रहा है तो अगला साल भी उसको 12% से ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन जब 11.5% से डिस्काउंट कर रहे हो सेकेंड ईयर के लिए, इसका मतलब कि तुम पहला साल भी 11.5 तुम लेना चाह रहे हो, ये तो गलत है। एटलीस्ट 12% तुमको पहला साल मिलना चाहिए, अगला साल तुम 11.5 मिल रहा था, ठीक है। तो अगला सेकेंड ईयर के एंड जो भी वैल्यू आ रहा है उसको ईयर वन के डे वन, सेकेंड ईयर एंड, देखो सेकेंड ईयर एंड, ईयर वन एंड डे वन, तो यहाँ पे ठीक है 11.5% मिल रहा है, लेकिन यहाँ तक तो 12% तुमको मिल रहा था। तो तुम जब 11.5% से डिस्काउंट कर रहे हो 2 साल के लिए, तो तुमको पहले एक साल का 11.5% निकालना होगा, यहाँ से फिर इसको डिस्काउंट करना होगा 12% से। लेकिन जब तुम करते हो 0.804 से सेकेंड ईयर को सीधा, तुम्हारा कहने का मतलब कि पहला दूसरा साल भी 11.5 मिला, इससे पहले भी 11.5 मिला, लेकिन यहाँ तो 12 मिल रहा था, तब तुम गलत डिस्काउंट कर रहे हो। हाँ भाई, सही बोल रहे हो, हम गलत डिस्काउंट कर रहे हैं। करेक्ट, यही मेन कॉन्सेप्ट है इस पूरे टॉपिक का, बॉन्ड फॉरवर्ड रेट, दैट इज टर्म स्ट्रक्चर थ्योरी। इसमें क्या बोला जाता है कि भाई हर साल इन्फ्लेशन रेट चेंज होने की वजह से या कोई भी चेंज होने की वजह से जो इन्वेस्टर है उसका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो
तो जब तुम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होगे तो तुमको ये ध्यान में रखना होगा कि दूसरा साल कुछ और रेट मिला है, पहला साल कुछ और रेट मिला है। तो जब ये जो दूसरा साल का जो बॉन्ड है उसका जब तुम इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होगे तो तुमको क्या करना होगा, दूसरे साल का यील्ड रेट जो भी है वो ले लो, लेकिन ये जो सेकेंड ईयर 11.5% है उसका जब पीवी फैक्टर निकालोगे डे जीरो लाने के लिए, सेकेंड ईयर एंड पे जो भी मिला है, यहाँ पे 100 रुपये मिला है, इसको तुमको ले जाना है डे जीरो पे। तो तुम 11.5% से यहाँ जरूर कर सकते हो, लेकिन यहाँ से फिर यहाँ लाने के लिए तुम 11.5% से फिर से नहीं करोगे, इसलिए 1/1.145 यहाँ का फिर इक्वल टू करोगे तो यहाँ का आएगा। तुम ये नहीं कर सकते हो, तुमको क्या करना होगा, 1/115 एक साल का यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 1.12 एक साल का यहाँ, तब जाके एक्चुअल में आएगा। तो अपने केस में क्या करते हैं, अपने केस में पहले क्या करते हैं 100 इंटू 0.804 करते, नहीं 100 इंटू 0.8968, सेकेंड ईयर एंड के लिए भी हम लोग 0.8968 करते हैं। तो बोलेगा भाई ये तो फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का मतलब एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, अगर एक साल पीछे आना है तब एक साल पीछे आएगा तो 0.8968। फिर यहाँ से जब तुमको पीछे आना तो 12% के डिस्काउंट करना होगा भी कितना साल के लिए, सिर्फ एक साल के लिए। क्यों, 11.5% कितना, एक साल, फिर 12% कितना, एक साल, समझे? तब जाके तुम डे जीरो पे उसका वैल्यू लाओगे। क्लियर बात है ना भाई? कैसे क्लियर बात है, अगर फिर से अगर बार समझाएं क्लीन। पहला साल हमको मिल रहा था 12%, अगला साल हमको मिलेगा 13%। पहला साल हम, हाँ अब स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक, टर्म स्ट्रक्चर थियरी क्या बोलेगा कि कोई भी इन्वेस्टर को हर साल अलग अलग यील्ड आती चाहिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग होगा। तो कोई भी बॉन्ड आपको तो एक ही परसेंट पे डिस्काउंट, एक ही परसेंट पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ दे सकते हैं ना। एक बॉन्ड पे इन्वेस्ट करोगे क्योंकि उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ, उसका जो केडी था वो 10% था, वो अगला 5 साल उसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वहाँ तक, जैसे कि 5 साल तक अगर मेच्योरिटी पीरियड है तो वहाँ तक वो 10% का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से देगी। लेकिन तुमको तो अगला साल 12% चाहिए, तो वो तो पूरा